जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता था कि हमारी यूपी ट्रिपल आईसी पैट के लिए सीरीज चल रही है। तो इसमें जो करवाने वाले हैं आज हम बहुत टॉप संवैधानिक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये केवल पर्पज़ यूपी ट्रिपल आईसी पैट के नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठोगे तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी हमारे तक पहली जो क्लासेस हो चुकी हैं वे नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारी जो पहली क्लास हो चुकी हैं उनको देख सकते हैं, ताकि जो आगे हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको पहला भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बिना देरी करते हुए और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था, एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि जो मतलब किस संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में जो अम्बेडकर थे इन्होंने क्या कहा है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो बच्चों चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जो पहले मैंने आपसे बताया है, देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पहले जो चलती थी ये आप कब से कब तक चली है, तो ये 1757 से, यानी कि जो 1600 ईस्वी से, और जो 1858 तक चली है वो जो सरकार वो राजदेश था वो कंपनी के अधीन था। उसके बाद में क्या 1858 से 1947 तक जितनी भी सत्ताभार संभाला है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में पहुंच गया था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गया था। सही है। तो यही आपको बताना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आपके 1600 ईस्वी में, तो इसका जो अंत किया गया था दमन, वो किस वर्ष किया, कौन सा शासन अधिनियम आया था, तो वो कौन सा था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोक लेखा समिति के लोक लेखा जो समिति होती है हमारी, इसमें कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं। क्लियर है आपको। तो जो हमारी लोक लेखा समिति है भारत संविधान के अंतर्गत, तो लोक लेखा समिति में है, इसमें बताने हैं आपको कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। और जो आपके जो हमारी वो है संसद है, इसमें 2 सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें बताना है जो लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटल सदस्य की बात करी जाए तो 22 सदस्य होते हैं हमारे टोटल लोक लेखा समिति में। वहीं बात करी जाए जो सदन है हमारे, लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। क्लियर है आपको। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं, टोटल मिलाकर हो गए 22 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आपात किस में, यानी कि राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय आपात को लगता है हमारा, जो कि 352 में, यानी कि आर्टिकल 352 में प्रावधान है कि जो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है वो राष्ट्रपति लगागा, अनुच्छेद 352 के तहत। तो जब आपात लग जाते हैं तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है उस टाइम भी निलंबित नहीं किया जाएगा, यानी कि सारे जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है वो सबको रद्द कर जाएगा। लेकिन जो हमारा है अनुच्छेद 19 को इसे निलंबित यानी कि रद्द नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 में क्या है आपकी बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी किसी में है, वो अनुच्छेद 19 के तहत। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यानी कि ये कब की बात है कि जब देश आज़ाद हो गया था। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो उसके बाद की बात है 13 मई 1952 ईस्वी को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। और उस टाइम देखो जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सर्वप्रथम संसद की बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत के उस टाइम जो पीएम चल रहे थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी हमारे उच्च लेखा मंत्री होते हैं इनको कोई ना कोई शपथ दिलाता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं तो इसके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाते हैं। क्लियर है आपको। तो इसी प्रकार सबको कुछ को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ऐसा कौन है जिन्हें शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये कभी भी शपथ नहीं लेते। क्लियर है आपको।
तो लोकसभा के अध्यक्ष को कभी भी शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, ये 1992 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो लागू हुए थे तो ये कब हुए थे? तो 1993 ईस्वी को यह लागू हुए थे। तो उस टाइम जो हमारे पीएम मंत्री यानी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है? तो पीवी नरसिम्हा राव, जैसे कि आपने 2021 का पैट यदि देखा होगा तो उसमें पूछा गया था कि सन 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा उसमें? पीवी नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेंगे आप। क्लियर है? और इसकी जो आपका आने की संभावना है वो इस प्रकार आ सकती है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन क्या होता? जो पंचायती राज व्यवस्था थी उनको शामिल किया गया था, और जो नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसका जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 52 में मिलता है। क्लियर है आपको? अनुच्छेद 53 की बात करी जाए, देखो 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में क्या होगा? 53 में जो कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होंगी, यह अनुच्छेद 53 कहता है। 54 में क्या होगा? यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है तो अनुच्छेद आएगा आपका 54। आपसे पूछा जाए कि रीति या कोटा का प्रावधान है राष्ट्रपति के, वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में है। 56 में क्या है उसका? कार्यकाल। भैया आपको बता दी जाए कि इससे आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत का कोई भी व्यक्ति है तो भारत का बार बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि पुनः से वो राष्ट्रपति बन सकता है। यदि एक बार वो पहला राष्ट्रपति रह चुका है, यदि दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है तो वो आर्टिकल 57 के तहत यानी कि पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं आपसे बात कर दिया है कि अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, जो हमारी तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शक्तियों का जो शपथ का वर्णन किया गया है वो अनुसूची 3 में किया गया है। वही बात कर ली जाए तो उसमें जो वर्णन मिलता है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन जो मिलता है आपका, तो वो मिलता है अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 60 में। क्लियर है आपका? तो अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका वर्णन किया गया है। और देखो 60 में उन्होंने शपथ ली, 61 में क्या होता है? अनुच्छेद 61 में उस पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाती है, और 52 में उसका पद रिक्त हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रपति से इतने ही क्वेश्चन आपके आने की संभावना। और जैसे कि आप देख लेते हो, अब देखो ये आता है 3 क्वेश्चन आपके, 3 अनुच्छेद और मोस्ट हैं इससे। कौन सा? एक तो होता है आपका अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। आपसे पूछा जाएगा कि क्षमादान की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और वो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करता है? तो 72 का। क्लियर है आपको? यही बात कर ली जाए, एक अनुच्छेद आता है आपका कि अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद 70 ये कहता है यदि भारत का राष्ट्रपति नहीं है, मान लो कि भारत का कोई राष्ट्रपति था और उसकी क्या हो गई? पदभार मृत्यु हो गई या उन्हें त्याग पत्र दे दिया, तो उस टाइम जो कार्य लांघन यानी कि जो कार्य करेगी, कोई भी कार्य करेगी तो वो कौन करेगा? यानी कि राष्ट्रपति क्या हो गया? यहाँ से देखते हैं हम कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, क्या तो मृत्यु हो जाए या क्या कर दिया भैया? उसने त्याग पत्र दे दिया। सही है? त्याग पत्र यदि दे दिया जाए तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर उसका पदाधिकारी जो होगा वो उपराष्ट्रपति। क्लियर है आपको? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की यानी कि जितना भी काम राष्ट्रपति करता है फिर उपराष्ट्रपति करता है। मान लिया जाए कि अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति की क्या तो मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया, तो इस कंडीशन में जो होगा, जो हमारा होता है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट आता है, तो इसके मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है? आपको क्या रखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? इसके कार्य करेंगे फिर राष्ट्रपति की हैसियत से। तो एक बार ये यदि मान लिया जाए यदि ये भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं फिर उसकी वे कार्य करेंगे। क्योंकि भारत में एक बार ऐसी जो स्थिति आ चुकी है कि उस टाइम राष्ट्रपति क्या हो गई थी? पदभार मृत्यु हो गई। फिर हमारे एक उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो बीबी गिरी ने भैया अपना त्याग पत्र दे दिया। उसने कहा
कि जब हम राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य ही करेंगे, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसे में आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो वे कौन से थे आपके एम हिदायतुल्लाह ने क्या राष्ट्रपति की हैसियत से भी कार्य किया है। तो आपको राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन वो बन सकते थे मैंने आपको बताए, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो मैंने अभी जस्ट आपसे ऊपर बताया है पहले ही कि जो महाभियोग प्रक्रिया लगती है, देखो 60 में इसको शपथ का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति की, और इसमें जो महाभियोग प्रक्रिया लगती है वो किस में लग जाएगी, अनुच्छेद 61 में। महाभियोग प्रक्रिया जो होती है ये किसी भी संसद द्वारा लगाई जा सकती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया, और लोकसभा द्वारा भी लाई जा सकती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में जो उपराष्ट्रपति जो आता है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखो 61 में महाभियोग प्रक्रिया हुई राष्ट्रपति पर, और 62 में रिक्त पद खाली हो गया। तो जब रिक्त पद खाली हो गया भाई, तो उसके बाद में क्या जाएंगे, उपराष्ट्रपति। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। क्लियर है आपको। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है आपका। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। सही है। तो धन विधेयक को किस संसद में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। यानी देखो इसमें जो धन विधेयक आता है इसमें लोकसभा में क्या कहा जाता है, पारित होता है। ये आता देखो राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा यदि इसे मना कर देती है कि उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन, मान लो कि इसने इसे प्रस्तुत किया और इसने क्या उसके सहमति नहीं दी राज्यसभा ने, तो ये उस पर अधिकार में नहीं है कि भैया अगर उन्हें संतुष्टि नहीं भी करी तो लोकसभा उसे पारित कर भी सकती है, नहीं भी। इस पर जो शक्ति होती है बनाने की केवल लोकसभा के पास ही होती है, इसकी धन विधेयक की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर है आपको। तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद को कहते हैं, अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी का जो अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत क्या सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी करा सकते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो 5 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी कराते हैं हम किस अनुच्छेद के तहत करवाते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। मैं पहले बता देता हूं आपको। सही है। जो हमारे संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। सही है। अब क्या हुआ, इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ। क्लियर है आपको। कौन सा संशोधन हुआ, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ था, तो सन 1978 ईस्वी में। सही है। ये क्या है, 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि पहले वर्णन देखने को मिलता था तो ये 19 के F में तथा 31 में। आर्टिकल कौन कौन से हो गए आपके, कि अनुच्छेद 19 का F और अनुच्छेद 31 में क्या मिलता था आपका, संपत्ति का अधिकार देखने को मिलता था। तो उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन सन 1978 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ कि जो हमारा राष्ट्रीय मौलिक अधिकार था इसको मौलिक अधिकार कर कैसे कर दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि अब रखा गया वर्तमान में आर्टिकल 300 के 1 में रखा गया है। क्लियर आपको। तो आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 300 के क में क्या है, जो संपत्ति का अधिकार है इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तो कर लेंगे आप, ये 1978 है। सही है। तो ये क्या है, 1978 है, क्योंकि जिसमें कि 79 हो रहा था। क्लियर है आपको। तो ये 1978 इसमें 44वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है।
तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो क्या होता है, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। आपसे पूछा, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप से, तो आपसे पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आपसे पूछा जाए कि जो प्रस्तावना का विचार लिया गया है तो वो कहां से लिया गया है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। यानी कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एंग्लो इंडियन होते थे, तो इसमें जो राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो वो कितने करता है, यानी कि 14 सदस्य मनोनीत करता था। सही है, करता था। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो 2 सदस्य हैं ये लोकसभा वाले, इनको अब समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में। तो राज्यसभा से जो पहले चुनता था वो कितने चुनता था, जो ये राज्य यानी कि राज्यसभा से 12 सदस्य और लोकसभा से 2 सदस्य चुनता था। क्लियर, कौन चुनता था, राष्ट्रपति चुनता था। ये कहाँ से आते थे, ये जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे ये कहाँ से आते थे, तो कुछ आते हैं पत्रकारिता क्षेत्र से, सहकारी आंदोलन से। सही है, तो इस प्रकार कला के क्षेत्र से, सामाजिक विज्ञान आंदोलन से। तो इस प्रकार से जो चुने जाते थे वो 12 सदस्य और लोकसभा से 2 सदस्य चुने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राक्कलन समिति में कितने और कितने सदन के सदस्य होते हैं। तो देखो आपसे अभी एक आया था लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि जो लोकसभा से होंगे वो 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। जबकि यही बात करी जाए तो आपसे पूछे क्वेश्चन, देखो कैसे पूछा जाता है आपसे कि प्राक्कलन समिति में कौन से सदन का एक भी सदस्य नहीं चुना जाता, तो राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं चुना जाता। किसमें, प्राक्कलन समिति में। इसमें टोटल क्या होता है, केवल लोकसभा के ही सदस्य चुने जाते हैं और वो सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य चुने जाते हैं। केवल किससे, लोकसभा से, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं चुना जाता इसमें। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया। जो धन विधेयक है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है, तो वो कौन सा, अनुच्छेद 10 में। जबकि आपसे पूछा है कि धन विधेयक को, यानी कि देखो जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 10 में दी गई है, 110 में दी गई है, और जबकि जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो अनुच्छेद 119 वो 109 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। परिभाषा 110 में और प्रस्तुत किया जाता है 109 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो यहाँ पर आ रहा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय यानी कुछ देशी रियासतें थी भारत में, तो उन्हें जोड़ने का जो कार्य दिया गया था वो किसको दिया गया था, डॉक्टर भीमराव वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर है आपको। तो प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री का पद भी किसे दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है। यानी कि कोई भी, यदि कोई संसद में यदि तुम धन विधेयक प्रस्तुत करते हो तो उससे पहले किसकी यानी कि अनुमति लेनी आवश्यक होती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही है बच्चों। तो आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने उनको कवर कर चुके हैं। इससे आगे जो आपके इसी प्रकार के यदि आप मजेदार क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप बने रहे हमारी नेक्स्ट क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है तो उसमें हम इसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि जो शेष क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और जो शेष क्वेश्चन आपके लगता है हमें कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भाई अभी आपको हम नेक्स्ट जो क्लास हमारी होने वाली है उसमें प्रोवाइड करा देंगे। और जो हमारी पहली क्लास से बन चुकी हैं पार्ट 1 पार्ट 2, तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और किसी चीज प्रकार की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।